ऐसे बच्चे जो स्पेशली स्कूल से जो टीचर हैं वो कंप्लेन घर में आ गई है, या एकेडमी की ट्यूटर है उसने कंप्लेन की कि बच्चा जो है आपका अनअटेंटिव है, डल है, ही डजंट रिस्पॉन्स प्रॉपरली, वो तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं करता स्कूल में, क्लास में, और रिपीटेडली बार बार बोलना पड़ता है, तो दिस चाइल्ड शुड बी एग्जामाइंड। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, मैंने ग्रेजुएशन 2006 में की। देन आई स्टार्टेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जना हॉस्पिटल लाहौर, and then I passed my MCPS and FCPS from College of Physician and Surgeon of Pakistan. I have been affiliated with King Edward Medical University Hospital Lahore for a couple of years. Currently, I am working as an ENT specialist and head and neck surgeon in Allama Iqbal Medical College, Jannah Hospital, Lahore. ऐसे बच्चे जो स्पेशली स्कूल से जो टीचर हैं वो कंप्लेन घर में आ गई है, या एकेडमी की ट्यूटर है उसने कंप्लेन की कि बच्चा जो है आपका अनअटेंटिव है, डल है, ही डजंट रिस्पॉन्स प्रॉपरली, वो तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं करता स्कूल में, क्लास में, और रिपीटेडली बार बार बोलना पड़ता है, तो दिस चाइल्ड शुड बी एग्जामाइंड। इनको क्योंकि मोस्टली चांसेस देखा जाता है कि इस तरह के 5-6 साल का बच्चा जो पहले ठीक था और अब अचानक 2-3 माह से 6 माह से कंप्लेंट आना स्टार्ट हो गई हुई, तो चांसेस होते हैं कि माँ से जब पूछा जाता है कि जी बच्चा रात को मुंह तो नहीं खोल के सोता, बच्चा खराटे वगैरह तो नहीं लेता, तो 80% चांसेस होगी कि बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, साथ में खराटे वगैरह भी ले लेता है। अब जो है ना स्कूल से, अकेडमी से कंप्लेन आना स्टार्ट हुई है, जब उसकी थायरो हिस्ट्री ली जाती है, उसका फिर एग्जामिनेशन किया जाता है, तो पता चल जाए कि जी नाक के पीछे जो गुदूद बढ़ा हुआ है, साथ में टॉन्सिल से उसको फूले हुए हैं, टॉन्सिल का भी साथ में इशू चला हुआ है। जब उसकी कान की ऑडियोमेट्री की जाती है, जैसे हम दिल की ECG करते हैं, इस तरह कान की भी ECG होती है जिसे हम ऑडियोमेट्री कहते हैं, उसमें पता चल जाता है कान के पर्दे के पीछे जो रेशा पड़ा हुआ है, वो कान तो सारा का सारा सूजा पड़ा हुआ है आपका। जब आप उसका ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं, और समात में भी आया हुआ है, ये तकरीबन इसकी 40% समात ख़राब है उसकी, तो ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपरली इसको मैनेज किया जाए। अगर 2 से 3 माह तक उसको कंजर्वेटिव मेडिकेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोई एंटीबायोटिक हो गई, एंटीहिस्टामिन वगैरह हो गई, नाक के ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, और जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, कहीं एलर्जी वगैरह है तो उसको ट्रीट किया जाता है, कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाता है, कोई जंक फूड वगैरह बच्चा इस्तेमाल कर लेता है, फास्ट फूड ले लेता है, उनसे अवॉइड किया जाता है। मगर उसके बावजूद भी अगर ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम होते रहते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोसीड फॉर सर्जरी, जिसमें कान के पर्दे के पे चीरा दिया जाता है और साथ में ग्रोमेट डाल दिए जाते हैं, जिसे हम वेंटिलेटिंग ट्यूब कहते हैं, कि जिससे वहाँ से रेशा भी निकले, समात भी बेहतर होती है, और साथ में कान की जो है वहाँ पे वेंटिलेशन भी होती रहे, और साथ में जो नाक के पीछे गुदूद है उसको भी निकाला जाता है, जिसे हम एडिनोइडेक्टोमी कहते हैं। अगर टॉन्सिल भी तंग करते हैं, साथ में टॉन्सिल की भी सर्जरी की जाती है। वरना अगर टाइमली बच्चा ये डायग्नोस नहीं हुआ, टाइमली इसको इन्वेस्टिगेट ना किया गया, तो इट कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग लॉस, मुसलसल उसकी समात मुकम्मल डेड हो सकती है। तो इट शुड बी टेकन ऑन सीरियसली। जो बच्चे 6 माह से 1 साल तक नहीं बोलते और अटर करते रहते हैं, एक आध अल्फाज भी नहीं बोलते, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि माँ को दिखाना चाहिए कि प्रॉपर बच्चा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि टाइमली इन्वेस्टिगेट होगा, इसको उसी टाइम पे आला भी लग गया तो आला लग जाएगा, और पेशेंट जब सुनना शुरू कर लेगा तो अल्टीमेटली ही बोलेगा भी, क्योंकि अगर द चाइल्ड ही कैन नॉट हियर, ही कैन नॉट स्पीक, देन द ब्रेन डेवलपमेंट बिकम स्टॉप्ड। जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकेगा, जब बोल नहीं सकेगा तो अल्टीमेटली ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रिगार्डिंग सुनने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिहाज से, ऐसे बच्चे जिसमें हम कहते हैं कि किन पेशेंट्स में फील हो कि जी इन पेशेंट्स बच्चों में समात की टेस्ट करवाई जाए, और इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे, वो जिनके वालिदैन कज़न मैरिज होते हैं उनमें हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं बच्चों में, उनमें हम कहते हैं कि आप जो हैं समात की टेस्ट करवाएं, या माँ जब हमल
में बच्चा था और उस दौरान उसने बेतहाशा दवाइयाँ इस्तेमाल की हुई थी, उसमें भी हम कहते हैं कि समाज की टेस्ट बच्चों में होनी चाहिए। या उस दौरान जब माँ के पास हमल था उस दौरान सीटी स्कैन, MRI, रेडिएशंस वगैरह इस्तेमाल हुई थी वो ज़्यादा, उस कंडीशन में भी हम कहते हैं कि समाज की टेस्ट होनी चाहिए। या बच्चा जब माँ में न्यूट्रिशनल कोई डिफिशिएंसी आई हुई है, या बच्चा जब पैदा हुआ था उस दौरान जो है ना बच्चे को सांस कुछ टाइम के लिए सांस का कोई प्रॉब्लम हो गया था, या बच्चा पैदाइशी तौर पे उसको यरकान हो गया था, या उसमें 103, 104 बुखार हो गया था बच्चे को, या पैदाइश के दौरान उसको दिमाग में या कान में कोई चोट वगैरह लगी थी, या बच्चा पैदाइश होते ही ICU में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहा था, ये बच्चे को झटके आने लगे थे, या बच्चा जो नॉर्मली 3 kg का होता है वो 1500 kg में यानी कि 1500 ग्राम में या उससे भी वज़न कम में पैदाइश हुई हुई, तो ऐसे बच्चों को भी हम कहते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिससे टाइमली डायग्नोस हो, टाइमली पेशेंट को मैनेज किया जाए। अगर ना होगा तो अल्टीमेटली बच्चा जो है हियरिंग एड से भी महरूम हो जाएगा, या बाद में हमने जो सर्जरी करनी होती है जिसे हम कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, उससे भी बच्चा जो वो महरूम हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग के लिए ये उसकी ब्रेन डेवलपमेंट डिलेड हो जाएगी एंड ही विल लूज हिज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेस। इस तरह रूटीन में जैसे मैंने कहा नाक कान गले की जो बुनियादी कुछ इशूज़ हैं, उसमें एक आधा आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों की ना माएँ कंप्लेन होती है कि जो नाक से ना बच्चे को नक्सी आना शुरू हो जाती है, नाक से खून आने लगता है। तो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि 90% जो नक्सी आती रहती है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फिंगर लेंथ ट्रामा। बच्चे जो है ना नाक में इचिंग करते रहते हैं, खारिश करते रहते हैं, नाक से वहाँ पे क्रस्ट बन जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्रस्ट को नाक से जैसे ही निकालते हैं अल्टीमेटली वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज़ 90% काज फॉर द नेज़ल ब्लीडिंग। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि जी नाक को खुशक ना होने दें, जब भी खुशक होगा वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, इचिंग होगी, अल्टीमेटली वो चीज़ें निकलेंगी। तो उस जगह पे हम कहते हैं कि आप बच्चा वहाँ पे वाइट पेट्रोलियम जेली आती है वहाँ पे वो लगा दें, या पॉलीफिक्स स्किन ऑइंटमेंट आती है आप बेशक वो लगा दें। अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे, एलर्जी है या इन्फेक्शन है, साथ में वो उसको पेशेंट को बच्चे को मैनेज किया जाए, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो नाक से जो खून आना है वो बंद हो जाता है। बाज़ पेशेंट को जो है ना एक्टिव ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, बच्चा गिर गया था या बच्चे को चोट लगी थी या बच्चे को फाइट हुई थी, उसके बाद एक्टिव ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप घर बैठे भी आप उसको यू कैन मैनेज वेरी नाइसली, कि आपने बच्चे को एक तो नाक को उंगली के साथ अच्छे तरीके से साथ पिंच करना है 5 मिनट्स के लिए। आपने पिंच किया और साथ में पेशेंट को, साथ में अटेंडेंट को या उनके साथ जो भी फैमिली है उनके रीएश्योरेंस देनी होती है, कोई परेशानी की बात नहीं। क्योंकि मिथ होती है कि कहीं ये खून दिमाग से तो नहीं आ रहा, तो ऐसे पेशेंट को बाज़ का पेशेंट इमरजेंसी में CT स्कैन करवा लेता है, MRI करवा लेता है, क्योंकि उनको मिथ होती है कि जी कहीं दिमाग से खून तो नहीं आ रहा। तो ऐसे पेशेंट को रिएश्योरेंस दी जाती है कि जी ये दिमाग से खून नहीं आ रहा, ना कि आगे वाले हिस्से से खून आ रहा है वहाँ से। तो नाक को पिंच करके उसको साथ में डीकंजेशन स्प्रे किया जाता है नाक में। पेशेंट को साथ साथ में कोल्ड स्पंजिंग की जाती है चेहरे पे, नेक पे, और साथ में उसकी चेहरे को लीन फॉरवर्ड किया जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को माउथ ब्रीथिंग किया जाता है, और 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा उसको स्प्रे करवा के और फिर उसको पिंच किया जाता है। इससे 2-3-4 दफ़ा करने से 20 से 25 मिनट के बाद 99% चांसेस हैं कि ब्लीडिंग उसकी स्टॉप हो जाती है। बाद पेशेंट ये भी होते हैं कि जी थोड़ी थोड़ी ब्लड ड्रॉप आते रहते हैं नाक से। ऐसे पेशेंट को हम सुन करके कॉटराइज भी कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल कॉटरी, उसके साथ ब्लीडिंग की जाती है। बाद पेशेंट को बहुत
2-4 चम्मच ब्लीडिंग का आए थे, एक्टिव ब्लीडिंग हुई थी और ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। अगर ऐसे कंजर्वेटिव प्रोसीजर से मैनेज नहीं होता तो उनके बाद पेशेंट की नेज़ल पैकिंग भी की जाती है। ऐसे पेशेंट को बाद फिर हॉस्पिटल में दाखिल भी किया जाता है और साथ साथ में उसको फिर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट किया जाता है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।